Hello students, welcome to our YouTube channel. This is the part 2 video of reproductive health 10 important MCQs. So this is the first question. Which of the following approaches does not give the defined action of contraceptives? यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा अप्रोच डिफाइंड एक्शन नहीं देता है कॉन्ट्रासेप्टिव्स का, तो मतलब सही एक्शन कौन सा नहीं है इसमें आपको ये बताना है। तो देखिए यहाँ पे पहला बोला गया कि इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस इंक्रीज फेगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म्स एंड सप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। ये बिल्कुल ठीक है। इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस जितनी भी होती हैं जो यूट्रस में प्लांट की जाती हैं वो सब स्पर्म के लिए फेगोसाइटोसिस इंक्रीज कर देती हैं जिससे कि स्पर्म किल हो जाते हैं और स्पर्म की मोटिलिटी को भी सप्रेस कर देती हैं और साथ में स्पर्म की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को भी कम कर देती हैं। तो बस ये वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे हमें रॉन्ग बताना है, डज नॉट गिव द डिफाइंड एक्शन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स। उसके बाद बोला है हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स प्रिवेंट या रिटार्ड एंट्री ऑफ स्पर्म। हार्मोनल जितनी भी हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं वो सब ये बिल्कुल ठीक लिखा है, वो स्पर्म की एंट्री को या तो प्रिवेंट करेंगे या रिटार्ड करेंगे, कुछ भी बोल सकते हैं आप, और साथ में प्रिवेंट करती हैं ओव्यूलेशन एंड फर्टिलाइजेशन, ये भी ठीक है। नेक्स्ट बोला गया है सो इसको ये भी ठीक है। नेक्स्ट बोला गया है वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी प्रिवेंट स्पर्मेटोजेनेसिस, ये बिल्कुल गलत बोला। देखिए मैंने लास्ट वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि जो वैसेक्टोमी है मतलब स्टरलाइजेशन इन मेल, उसमें स्पर्म्स तो बनते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस तो होती है, बट वो स्पर्म्स आगे नहीं पहुंच पाते हैं, मतलब वास डेफरेंस से आगे नहीं पहुंच पाते हैं। तो इजैकुलेशन जो होता है उस पर स्पर्म्स नहीं होते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस तो होती है। तो ये वाला ऑप्शन रॉन्ग है, मतलब ये इसको मैच नहीं करता, ये इसका करेक्ट एक्शन नहीं है। तो यहाँ से जो राइट ऑप्शन होना चाहिए वो यही होगा। आगे देखते हैं बैरियर मेथड। बैरियर मेथड प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, ये बिल्कुल ठीक है, मतलब ये सारे ऑप्शन ठीक है। जो इसका आपको आंसर टिक लगाना है वो होगा ये ऑप्शन नंबर सी, वैसेक्टोमी प्रिवेंट स्पर्मेटोजेनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है amniocentesis. Amniocentesis is a procedure. Amniocentesis is a process to determine any disease of heart. देखिए मैं आप लोग को बता दूं, amniocentesis एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें होता क्या है कि यूट्रस में से एमनियोटिक फ्लूइड निकाला जाता है। यूट्रस में से एमनियोटिक फ्लूइड निकाला जाता है, एमनियोटिक फ्लूइड, और इस एमनियोटिक फ्लूइड को टेस्ट किया जाता है या ट्रीटमेंट किया जाता है जिससे कि पता चल सके कि जो फीटस है उसमें क्या क्या डिजीज है, कौन कौन सी डिजीज है उसको, मतलब क्रोमोसोमल या जेनेटिक कौन सी डिजीज है, हेरिडिटरी डिजीज, और साथ में सेक्स भी डिटरमाइन हो जाता है। बट सेक्स डिटर्मिनेशन एक लीगल प्रोसेस नहीं है, ठीक है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा, क्योंकि एज अ फीटिसाइड उसको यूज किया जाता है, तो सेक्स डिटर्मिनेशन तो एक लीगल प्रोसेस नहीं है, बट डिजीज पता की जाती है। तो आप देख सकते हैं इसमें बोला है डिटरमाइन एनी डिजीज ऑफ हार्ट, तो बेटा ये तो नहीं होगा, हार्ट की डिजीज डिटरमाइन नहीं करेंगे। डिटरमाइन एनी हेरिडिटरी डिजीज, ये बिल्कुल ठीक है, एनी हेरिडिटरी डिजीज, ये ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट है नोन अबाउट द डिजीज ऑफ द एम्ब्रियो, तो यहाँ पे किसी पर्टिकुलर डिजीज की बात की नहीं है तो हम लोग इसको बोल नहीं सकते। नेक्स्ट बोला ग्रो सेल ऑन कल्चर मीडियम, ये बिल्कुल भी गलत है। तो यहाँ से जो राइट ऑप्शन आता है, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, डिटरमाइन एनी हेरिडिटरी डिजीज ऑफ द एम्ब्रियो। कोई भी हेरिडिटरी डिजीज जो होगी वो डिटरमाइन हो जाता है एमनियोसेंटेसिस से, जिनको इनबॉर्न डिजीज भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एमनियोसेंटेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनकरेक्ट बताना है आप लोगों को। तो एमनियोसेंटेसिस के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। सो इट इज यूज फॉर प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन, ये मैंने अभी आप लोगों को बताया था, ये बिल्कुल ठीक है। प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन मतलब बर्थ से पहले सेक्स डिटरमाइन करने के लिए भी इसको यूज किया जाता है, ये ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन में बोला इट कैन बी यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम एक जेनेटिक डिजीज है, एक जेनेटिक डिजीज है डाउन सिंड्रोम, और इनबॉर्न डिजीज है, मतलब जन्म से ही होती है। तो कह सकते हैं कि ये भी इसका राइट ऑप्शन है, कह सकते हैं राइट ऑप्शन है, मतलब ये सही है और ये भी सही है। नेक्स्ट बोला गया इट कैन बी यूज्ड फॉर क्लेफ्ट प्लेट, तो बेटा क्लेफ्ट प्लेट कोई इस तरीके का डिसऑर्डर नहीं है, तो मतलब कोई इनबॉर्न डिसऑर्डर नहीं है, तो यहाँ पे जो क्लेफ्ट प्लेट है ये वाला चीज इन्होंने गलत बोली है। नेक्स्ट देखते हैं इट इज यूजुअली
डन व्हेन अ वुमन इज बिटवीन 14 to 16 वीक्स प्रेग्नेंट। ये भी ठीक है, 14 to 16 वीक प्रेग्नेंट होती हैं तो उस टाइम पे किया जा सकता है। अब इसका जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो इनकरेक्ट ऑप्शन ये वाला है, ऑप्शन नंबर सी, इट कैन बी यूज फॉर क्लेफ्ट प्लेट, ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसको एमटीपी बोला जाता है और अबॉर्शन भी बोला जाता है। तो इसमें बोला गया है कि एमटीपी इज कंसीडर्ड सेफ अप टू हाउ मेनी वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, कितने महीनों तक इसको सेफ माना जाता है। तो 8 वीक, 18 वीक, 16 वीक, 18 वीक ज्यादा हो जाता है, ये अप टू 12 वीक इसका इनमें से सही ऑप्शन अप टू 12 वीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। द टेक्निक कॉल्ड गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर दैट इज कॉल्ड जिफ्ट इज रिकमेंडेड फॉर दोज फीमेल्स। जो टेक्निक है जिफ्ट, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, वो किन फीमेल्स के लिए यूज किया जाता है, किन फीमेल्स को रेकमेंड किया जाता है? हु कैन नॉट प्रोड्यूस ओवम, हु कैन रिटेन द फीटस इनसाइड यूट्रस, whose cervical canal is too narrow to allow passage for the sperm, who cannot provide suitable environment for fertilization। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, who cannot produce ovum। गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर में होता क्या है, गैमीट्स को फेलोपियन में ट्रांसफर किया जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है who cannot produce ovum। जो फीमेल्स ओवम प्रोड्यूस नहीं कर सकती हैं उनके लिए जिफ्ट का यूज किया जाता है। बाकी ये सारे ऑप्शन रॉन्ग हैं। नेक्स्ट है टेस्ट ट्यूब बेबी की बात की है। टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम एम्प्लॉयज विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स। टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम जो है इनमें से कौन सी टेक्निक को फॉलो करता है? तो इसमें जो ऑप्शन है वो है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इंट्रायूट्रिन इंसेमिनेशन या गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, ये अलग प्रोसेस है, और जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। तो देखिए यहाँ पे टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम बोला गया है जिसमें कि जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर यहाँ पे प्रेफरेंस में रखा जाएगा। आईयूटी इंट्रायूट्रिन इंसेमिनेशन बोला, ये तो IUI होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में होता क्या है, मेल की बॉडी से मेल गैमीट निकाला जाता है, फीमेल की बॉडी से फीमेल गैमीट निकाला जाता है, और फिर उनको लेबोरेटरी में फ्यूज करवाने के बाद उनको एम्ब्रियोनल स्टेजेस में के लिए डेवलपमेंट के लिए भेज दिया जाता है। भेजने का मतलब लेबोरेटरी में ही सब कुछ होता है और ऐसी कंडीशंस प्रोवाइड कराई जाती है जैसे कि मदर के पास होती है, बिल्कुल सारी वही कंडीशन। अब एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट मतलब जो जाइगोट है वो डिवीजन करता जा रहा है। अब अप टू 8 ब्लास्टोमियर्स तक अगर उसको अप टू 8 ब्लास्टोमियर्स तक ट्रांसफर कर दिया जाता है फेलोपियन ट्यूब में, तो उसको बोला जाता है जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। अगर मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स ट्रांसफर किया जाता है तो वो किया जाएगा यूट्रस में, मतलब मॉरिला स्टेज के बाद अगर ट्रांसफर किया जाएगा मॉरिला स्टेज से तो वो किया जाएगा यूट्रस में, जिसको बोला जाता है इंट्रायूट्रिन ट्रांसफर, और इसको बोला जाता है जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, ठीक है, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। तो इसका जो रिकमेंडेशन है वो यही है, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, इसका जो राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है कॉपर टी प्रिवेंट प्रेगनेंसी बाय प्रिवेंटिंग। कॉपर टी जो है वो प्रेगनेंसी प्रिवेंट करता है, कैसे? बाय प्रिवेंटिंग फर्टिलाइजेशन, ओव्यूलेशन, इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग या नन। इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? तो देखिए कॉपर टी जो है वो ओव्यूलेशन को प्रिवेंट नहीं करता है, ना ही इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग को प्रिवेंट करता है। कॉपर टी जो है वो फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करता है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला कॉपर टी आयन रिलीज फ्रॉम इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस प्रिवेंट ओव्यूलेशन। इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस से जो कॉपर आयन रिलीज होता है वो क्या करता है? वो आयन क्या करता है? ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करता है, ये अभी हमने देखा कि ये तो होता ही नहीं है। मेक यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, ये भी अभी क्वेश्चन हमने ऑप्शन में देखा था कि ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। इम्प्लांटेशन के लिए कोई भी ऐसी
चीज नहीं है कि वो यूट्रस को अनसुटेबल बनाए। नेक्स्ट है इंक्रीज फेगोसाइटोसिस स्पर्म, फेगोसाइटोसिस फॉर स्पर्म या ऑफ स्पर्म, तो ये भी नहीं होगा। सप्रेस मोटिलिटी, सप्रेस मोटिलिटी, स्पर्म मोटिलिटी, तो इसका जो है राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी, मतलब प्रेफरेंस इसको दी जाएगी। प्रेफरेंस अगर देखा जाए तो इन दोनों ऑप्शंस में से किसको दी जाएगी, तो इसकी प्रेफरेंस जो है राइट ऑप्शन इसको दिया जाएगा, सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिनमें से कि हमें एक ऑप्शन को ही चूज करना पड़ता है, तो वो प्रेफरेंस बेसिस पे चलते हैं, बस कुछ वैसा ही है यहाँ पे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज, इनमें से कौन सा हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज है, एलएनजी, मल्टीलोड 375 या लिप्स लूप या कॉपर 7, इनमें से आपको बताना है कौन सा हार्मोनल रिलीजिंग आईयूडीज है। तो इनमें से जो कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज है LNG, LNG20, ये AIPMT और नीट 2016 दोनों में आया हुआ है। हार्मोन रिलीजिंग पूछा गया था, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज। ठीक है, तो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज का जो आंसर होगा वो होगा LNG, बाकी सब नहीं है इसके आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो देखिए एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी आप समझ रहे हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी है क्या। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में होता क्या कि जनरली जैसे कि हमने देखा है कि ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन जो होगा वो ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन होता है यूट्रस में। अगर यूट्रस के अलावा ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन यूट्रस के अलावा कहीं भी हो जाए, जैसे कि सर्विक्स में काफी बार देखने को मिल जाता है, या फिर फेलोपियन ट्यूब में हो जाए, या किसी और दूसरी पोजीशन पे हो जाए, तो उस प्रेगनेंसी को एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोला जाता है। ठीक है, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी रेफर टू एज प्रेगनेंसी इज टर्मिनेटेड ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस, ये नहीं है। प्रेगनेंसी विद जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज, ये भी गलत है। इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो एट द साइट अदर देन यूट्रस, ये बिल्कुल ठीक बोला है। एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन होना कहाँ, यूट्रस के अलावा किसी भी साइट पर, तो ये वाला जो ऑप्शन है इसका ये बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, हम लोगों ने 10 MCQs जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। थैंक यू।